नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। बुंदेलखंड में पानी पर सियासत। उत्तर प्रदेश सरकार ने रास्ते में रोकी पानी की ट्रेन, मांगे 10,000 सड़क टैंकर। प्रधानमंत्री करेंगे यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। बंगाल में आखिरी दौर का चुनाव खत्म। पूर्वी मिदनापुर और कूच बिहार की 25 सीटों पर 84% से ज्यादा मतदान। बांग्लादेश से आए 10,000 लोगों ने पहली बार डाले वोट। लिस्टिंग मामले में हरीश रावत से सोमवार को सीबीआई करेगी पूछताछ। कांग्रेस ने की न्यायिक जांच की मांग। शक्ति परीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में कल पक्ष रखेगी केंद्र सरकार। अगस्ता मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से ईडी की पूछताछ। कांग्रेस का केंद्र पर बदले की कार्रवाई का आरोप। कल दिल्ली में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सिंहस्थ कुंभ में बड़ा हादसा, तूफान और बारिश से 6 श्रद्धालुओं की मौत, 100 से ज्यादा घायल। प्रधानमंत्री ने जताया दुख। आइए देखते हैं पहली खबर। बुंदेलखंड में पानी पर सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रेन के जरिए पानी लेने से इनकार कर दिया है और इसके बदले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से 10,000 टैंकर देने की मांग की है। केंद्र सरकार ने इस मामले में राजनीति से इनकार किया है। झांसी रेलवे स्टेशन पर खड़ी ये वाटर ट्रेन भीषण सूखे से जूझ रहे बुंदेलखंड के महोबा के लिए पानी लेकर जाने वाली थी। लोगों को खबर मिली कि ट्रेन से पानी आ रहा है तो उनके मुरझाए चेहरे खिल उठे। हमारे यहाँ पानी की इतनी किल्लत है, सूखे से पीड़ित है आदमी बुंदेलखंड में, इसलिए अगर ये चीज हो रही है तो बहुत अच्छा है। हम लोग प्यासों के मारे, यहाँ के सारे नागरिक जो है महोबा के, वो प्यासों के मारे बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। और अगर ऐसे में जो है सरकार पानी की ट्रेन पहुँचाती है तो हम लोग के लिए ये जीवन दान होगा। लेकिन केंद्र और राज्य के बीच की सियासत में वाटर ट्रेन के पहिए फंस गए हैं। पानी की अभी वहाँ कोई कमी नहीं है, हम लोगों ने पहले ही से व्यवस्था कर दी है। अगर वो ट्रेन में भेजते हैं तो उसकी रखने की भी तो जगह हो पानी। किसी भी तरह की राजनीति हम नहीं करना चाहते। हम जो भी राज्य सरकार को मदद हम कर सकते हैं हम करेंगे और हमारी ये हमें कोशिश हमेशा रहेगी कि लोगों को राहत मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार से ये आग्रह करूंगी कि इसमें घमंड मत करिए, या तो लोगों को पीने का पानी दीजिए, अन्यथा जो केंद्र सरकार ने भेजा है उस व्यवस्था का स्वागत करिए। बीएसपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है कि बुंदेलखंड में पानी की व्यवस्था करे। प्रदेश सरकार ने यदि उसको इनकार किया है तो उनकी फिर ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि बुंदेलखंड के लोगों को पानी की व्यवस्था करें। बुंदेलखंड में पानी को लेकर सियासत चल रही है। यहाँ के महोबा के हालात इतने खराब हैं कि लोगों को पानी के लिए रोज जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तालाब और दूसरे जल स्रोत सूख चुके हैं। लोगों को कई किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। बच्चे और महिलाएं दिन भर पानी की तलाश में भटक रहे हैं। बेजुबान जानवरों की स्थिति और दयनीय है। पानी नहीं मिलने से वो दम तोड़ रहे हैं, लेकिन इनकी पुकार सियासी गलियारों तक नहीं पहुंच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर लोकसभा में आज नियम 193 के तहत सूखे और पानी के संकट से पैदा हुए हालात से निपटने के लिए नदियों को जोड़ने और जल प्रबंधन पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने भूजल और मानसून के पानी के संरक्षण पर जोर दिया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को इस संकट से निपटने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत बताई। कांग्रेस सांसद अशोक चौहान ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए मनरेगा के तहत बकाया का तुरंत भुगतान और किसानों को मुआवजा और राहत की मांग की। इस पानी को, सरफेस के वाटर को भी कैसे भविष्य में रेगुलेट करें, हम जो ग्राउंड वाटर है उस ग्राउंड वाटर को कैसे हम रेगुलेट करें, और उस दिशा में निश्चित तौर से हमें एक प्लान बनाना होगा कि गांव का पानी गांव में रहे और खेत का पानी खेत में रहे। और मानसून के समय
अब हमको इस बात के लिए विचार करना होगा कि वाटर हार्वेस्टिंग कैसे हो। कि एक सर्वदलीय एक बैठक उसकी बुलाया जाए, हर स्टेट में बुलाए। मैं नहीं समझता कि दिल्ली में सबकी स्टेट की मीटिंग यहाँ बुलाना मुमकिन नहीं है, पर हर राज्य में सर्वदलीय बैठक अगर बुलाकर इसकी गंभीरता से इसके ऊपर चर्चा किया जाए तो मेरे ख्याल से इसमें निश्चित तौर पर फायदा होगा। संसद परिसर में जल प्रबंधन, सूखा और नदियों को जोड़ने को लेकर 2 दिन के कार्यशाला का समापन हुआ। कार्यशाला में जल प्रबंधन से जुड़े विशेषज्ञों ने सांसदों को जल संरक्षण के तरीके बताए। सेमिनार में सूखा पीड़ित राज्यों के सांसदों ने हिस्सा लिया। समापन मौके पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने मौजूद रहीं और देश में इस समय करीब 12 राज्य भीषण सूखे और जल संकट से जूझ रहे हैं और यही इन सांसदों की चिंता। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद कुमार सिंह हैं, जो कि सीनियर असिस्टेंट एडिटर है राजसभा टीवी में। अरविंद जी, स्वागत है आपका। अरविंद जी, आपने क्योंकि बुंदेलखंड का दौरा किया, इससे पहले मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के इलाकों में गए, सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही है और ज़मीन में जो इस वक्त हकीकत है, मैं कहूँ, कितना फ़र्क, कितनी दूर सरकार खड़ी नज़र आ रही है? देखिए कविन जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ख़ासतौर पर जब आपदा प्रबंधन की बात करिए तो ये जो है अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये बहुत गंभीरता के साथ नीचे के लेवल पर जो है उनका प्रबंधन काम नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र में फिर भी मैंने ये देखा कि मराठवाड़ा में गांव में टैंकरों से पानी सप्लाई हो रही है। जानवरों के लिए वहाँ छावनियाँ बनी हुई हैं, बड़े बड़े, काफ़ी बड़े बड़े, मतलब आप समझिए कि पीड़ जिले में ही 2,85,000 जानवरों को कैंप में रखा गया है। तो इस तरह के जो तंत्र हैं वो मुझे बुंदेलखंड में नहीं नजर आए। बुंदेलखंड में भारी जल संकट है और आप ये देखिए कितने किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं। और दोनों जगह पर एक जो खास चीज़ आई, जो अभी शुरू में जो हम लोगों ने देखा कि सूखा राहत पर पूरी राजनीति हावी है। नीचे के लेवल पर अब धीरे धीरे लोग, जो संस्थाएं पहले लगी होती थी, कोई आपदा आती थी तो कई संस्थाएं उतर के मैदान में आती थी और वो मदद करती थी, वो लगभग बंद है। महाराष्ट्र में फिर भी कुछ संस्थाएं सक्रिय हैं। बुंदेलखंड में सामाजिक कार्यकर्ता और ये लोग आवाज़ मुखर कर रहे हैं। लेकिन ये 2 इलाके जो है ये हमें भविष्य के जल संकट की ओर इतना बड़ा संकेत दे रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ लोगों का, तमाम बुजुर्ग लोगों का कहना था कि ऐसा सूखा उन्होंने कभी नहीं देखा। मैंने बीड़ जिले में एक बड़ी भारी बावली है जो कि 15वीं सदी की बनी हुई है, वो आज तक कभी नहीं सूखी थी, अब की सूख गई है। ऐसे तमाम बड़े बड़े तालाब जो कि आज तक कभी नहीं सूखे थे वो सूख गए हैं। तो क्लाइमेट चेंज तो इसका एक कारण है, लेकिन बहुत सारे कारण हैं। पानी के जो आप देखिए बुंदेलखंड हो या मराठवाड़ा जो है, सरकार ये कह रही है अरविंद जी की पानी है, केंद्र की एक ट्रेन जाती है, उस पर राजनीति हो रही है, तो असल में क्या वाकई यहाँ पर भी पानी से पहले नफ़ा नुकसान देख रही हैं सरकारें और दल? नहीं, बिल्कुल। मैंने ये देखा है कि जो खासतौर पर हमारा जो उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड है वहाँ बहुत ख़राब हालत है और वहाँ टैंकर तक नहीं है स्टेट के जो सप्लाई करने वाले। लोग जो है पानी के लिए तरस रहे हैं, औरतें और बच्चे भाग रहे हैं इधर उधर पानी के लिए। तो निश्चित तौर पर पानी की ज़रूरत है। टैंकर भी नहीं इनके पास मराठवाड़ा की तरह। मराठवाड़ा में 3,000 टैंकर 8 जिले में लगे हैं, लेकिन यूपी में वो भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में ललितपुर को छोड़ करके कहीं भी टैंकरों की इफेक्टिव व्यवस्था नहीं। ललितपुर में भी मैंने देखा कि करीब 350 टैंकर लगे हैं, 141 का आदेश दिया गया है। तो अभी टैंकर खरीदने का वो वित्त आयोग से जो है वो टैंकर खरीदने का आदेश जारी हुआ है। उसके बाद उसकी तैयारी हो रही है। बिल्कुल तैयारी बहुत ही, जिसको कहीं कुआं तब आप खोदने जा रहे हैं जब प्यास लगी हुई है। तो कुल मिलाकर के ये सारे राज्यों में एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि जो आपदा प्रबंधन जो मजबूती, पहले आप देखिए मराठवाड़ा ने तो अक्टूबर में सूखा घोषित कर दिया था, उनको पता था सितंबर तक बारिश जब नहीं हुई। अब मराठवाड़ा का किसान क्या करेगा? वो 2011 के बाद ये चौथा सूखा लगातार झेल रहा है। गांव के गांव कर्ज से दबे हुए हैं। बुंदेलखंड में उससे गई गुजरी स्थिति है अगर आप देखेंगे, क्योंकि मराठवाड़ा की इकोनॉमी और बुंदेलखंड की इकोनॉमी में भी फ़र्क है। बिल्कुल। तो स्थिति खराब है। उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं 13 में से, वहाँ भी और महाराष्ट्र में भी और वो बुंदेलखंड में भी हालत है। एक आखिरी सवाल अरविंद जी, जिस तरीके की तस्वीर है और जो प्रयास दिख रहे हैं, ये क्या ऐसा लगता है कि दाल में नमक के बराबर है या फिर उससे भी कहीं कम नज़र आ रहा है? प्रयास जिस तरह के होने चाहिए तो उससे बहुत दूर हम खड़े हैं। देखिए, जो इलाके जिनमें सबसे ज़्यादा सूखा है, इनके लिए सूखा शब्द नया नहीं है। ये दोनों इलाके ड्राउट प्रोन हैं। इसलिए यहाँ के लोगों ने जो परंपरागत तकनीकें सीखी थी उसके साथ आधुनिक तकनीकों का मिश्रण करते हुए एक मजबूत नया आपदा प्रबंधन तंत्र बनाना होगा। अभी जो प्रयास हैं ये दोनों जगहों पर अगर आप गौर करेंगे, दोनों जगहों पर राज्य सरकारों का रवैया इन इलाकों के प्रति हमेशा भेदभावपूर्ण रहा है।
तो मुझे लगता है कि इसको रवैया छोड़ के आपदा को आपदा समझा जाए और ना केवल सरकार बल्कि संस्थाएं ये सब मिल करके इस आपदा से लड़ने में मदद करें। और मीडिया भी सिर्फ लातूर में सूखा है नहीं, पूरा मराठवाड़ा में है, तो गांव देहात को ये लोग देखें। तो मुझे लगता है गांव पे बहुत संकट है और उस पर फोकस करके एक नई रणनीति बनाने की जरूरत है। नई नीति और नई और भारत सरकार, राज्य सरकार, जो स्थानीय निकाय, सब मिलकर के ही लड़ सकते हैं। जी अरविंद जी, बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। पश्चिम बंगाल में आखिरी दौर का चुनाव खत्म हो गया है। इस चरण में पूर्वी मिदनापुर और कूच बिहार के 25 सीटों पर 84% से ज्यादा मतदान हुआ है। सीमा समझौते के बाद बांग्लादेश से आए 10,000 लोगों ने पहली बार वोट डाला। ये तस्वीरें कूच बिहार और पूर्वी मिदनापुर की हैं। छठे और आखिरी दौर के चुनाव के लिए यहां सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें दिखीं। कूच बिहार की दिनहटा सीट पर 103 साल के असगर अली भी वोट डालने आए। भारत बांग्लादेश सीमा समझौते के बाद असगर अली उन 10,000 मतदाताओं में से एक हैं जो पहली बार भारत में मतदान कर रहे हैं। मतदान में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ভালোই দেখলাম তো, নিরাপত্তা ভালোই আছে, মানে কোনো অসুবিধা দেখলাম না, সবাই তো শান্তিপূর্ণভাবেই ভোটটা দিলাম। इस दौर में 18 महिलाओं समेत कुल 170 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। पिछले दौर की हिंसा को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। Bihar district, where 9 assembly constituency went for poll today. The 5 p.m. voter turnout reported by the DO is 82.71%. In East Medinipur, it is 85.09%, and overall for this 25 constituency, it is 84.24%. चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए 6,774 मतदान केंद्र बनाए, जबकि इन केंद्रों पर 7,990 ईवीएम लगाई गई। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में देश के विभिन्न इलाकों में पशु व्यापारियों पर हिंसा की घटनाओं पर चर्चा हुई। इसमें जवाब में गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इसमें कमी आई है। सदन में देश के विभिन्न इलाकों में पशु व्यापारियों के खिलाफ हिंसा पर चर्चा का जवाब गृह राज्य मंत्री ने दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी वारदातें पिछले वर्षों की तुलना में कम हुई हैं। उन्होंने साफ किया कि कानून व्यवस्था का मुद्दा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पिछली 2015 का पहला 3 महीना और 2016 का जनवरी, फरवरी, मार्च का हमने आंकड़े में निकला। हम चिंता इसलिए है कि आंकड़े कहीं बढ़ ना जाए, कहीं ये घटना और देश भर में बढ़ ना जाए, इसलिए हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट लगातार करते रहा। ये पाया कि इस साल दुखद घटना तो हुआ है, नहीं होना चाहिए, लेकिन पिछले साल का मुकाबले में घटना भी पूरा कम हुआ है। चर्चा की शुरुआत सीपीएम सांसद तपन कुमार सेन ने की। उन्होंने गृह मंत्रालय का ध्यान ऐसी घटनाओं की ओर दिलाया। सीपीआई सांसद डी राजा ने संवैधानिक अधिकारों के हनन की बात कही। जेडीयू सांसद ने पूरे मामले पर जेपीसी की मांग की। The same incidents has happened in Haryana. In other states you have mentioned in your statement, and in every case there is a communal angularity of the thing. Is it not the responsibility of the government to uphold the constitution, protect the, safeguard the values of the constitution? These are all violations of the constitution, sir. सदस्यों ने कहा था ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से विनती करूंगा ताकि उन मजलूमों को इंसाफ मिल सके। और आपसे हमें उम्मीद है कि सत्ता का नहीं बल्कि सरकार और देश के शान को ऊंचा करेंगे। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि व्यापार करने में लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए। बीजेपी सांसद एमजे अकबर ने कहा कि लातेहार में आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। जानवरों के व्यापार को ये समझना मुसलमान ले जाएगा, व्यापार करेगा तो उसको गौ हत्या मानेंगे।
लेकिन नॉन मुस्लिम ले जाएगा उसको बेव्यापार करेंगे। अब हम व्यापार को भी रिलीजन में बांट लेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। I would like to inform the House that within 24 hours, 5 of the 8 accused were arrested. I am not going to name either the victims or the accused. हालांकि सरकार ने माना कि 2015 से अब तक पशु व्यापारियों और परिवहन संबंधी 21 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। इसी साल मार्च में झारखंड के लातेहार जिले में 2 पशु कारोबारियों की हत्या कर दी गई थी। नविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। सरकार ने सोने के आभूषणों पर 1% उत्पाद शुल्क लगाने के प्रस्ताव को वापस लेने से इनकार कर दिया है। लोकसभा में वित्त विधेयक की चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ज्वेलर्स और कई दलों के सांसदों की मांगों के मद्देनजर सरकार ने लाहिड़ी समिति गठित की है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस समिति के सुझावों पर सरकार विचार करेगी। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ में आज तेज आंधी और बारिश के बीच 7 लोगों के मरने की खबर है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक तेज आंधी में एक पंडाल गिरने से एक साधु समेत 6 लोग दबकर मर गए। घायलों को नजदीक के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस घटना पर दुख जताया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को CBI ने स्टिंग मामले में जांच के सिलसिले में समन जारी किया है। सोमवार को इस मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। 26 मार्च को मीडिया में एक स्टिंग आया था जिसमें हरीश रावत अपनी सरकार बचाने के लिए सौदेबाजी करते हुए दिखे थे, लेकिन हरीश रावत ने CD की वैधता पर सवाल खड़े किए थे और अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया था। VVIP हेलीकॉप्टर सौदे में घूस के मामले का पता लगाने के लिए ED ने रक्षा मंत्रालय से जानकारी मांगी है। ED ने आयकर विभाग और वित्तीय खुफिया इकाई से इस बारे में दस्तावेज मांगे हैं। एजेंसी ने रक्षा मंत्रालय और वायुसेना के 10 सेवारत और रिटायर अधिकारियों की संपत्ति की भी जानकारी मांगी है। ED ने आज इस मामले में वायुसेना के पूर्व प्रमुख SP त्यागी से पूछताछ की। CBI ने इस मामले में SP त्यागी पिछले 3 दिन से पूछताछ कर रही है और CBI ने आज इस मामले में गौतम खेतान से पूछताछ की और अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कल राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा भी हुई थी। कल अगस्ता वेस्टलैंड में कांग्रेस शासित राज्यों को अस्थिर करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ वो प्रदर्शन करेगी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, those are one set of issues. Attacks on students in JNU, Central University in Hyderabad, Allahabad Central University, मुख्य धारा की पार्टी के नेतृत्व को फंसाने की साजिश रची जा रही है। साल है लोकतंत्र बचाव के लिए और ये भी जरूर रैली में शामिल होगा। केरल दलित छात्रा से बलात्कार और हत्या के मामले में राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ सत्ताधारी UDF और LDF बीच महिला सुरक्षा को लेकर बयानबाजी हो रही है, वहीं इस बीच केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और राष्ट्रीय महिला आयोग ने आज कोच्चि में पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मिड डे मील खाने से बीमार पड़े 2 बच्चों की आज मौत हो गई और 28 बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया। इनमें से कुछ की हालत गंभीर है। जिले के कांशीराम कॉलोनी की प्राथमिक पाठशाला में बुधवार को बच्चों को मिड डे मील में खिचड़ी और दूध बांटा गया और इसके बाद इनकी तबीयत खराब हुई। मथुरा के जिलाधिकारी के मुताबिक स्कूल की टंकी के पानी दूषित हो सकता है और इस मामले की अब जांच शुरू की गई है। और आखिर में चलते चलते एक नज़र कुछ और बड़ी खबरों पर संक्षेप में। देश का गलत नक्शा दिखाने के मामले में सरकार नया कानून बनाने जा रही है। अगर कोई व्यक्ति, संस्थान पाक अधिकृत कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश के नक्शे को भारत के हिस्से से अलग बताएगा तो उसके लिए 7 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को वेबसाइट पर डालने की मांग की है। केजरीवाल ने चिट्ठी में पूछा है कि क्या मोदी वाकई BA पास हैं। वाइस एडमिरल सुनील लांबा नौसेना के नए प्रमुख होंगे। लांबा एडमिरल RK धवन की जगह 31 मई को पदभार संभालेंगे।
यूपी सरकार ने केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया पर लगे 5 आपराधिक मुकदमे वापस ले लिए हैं। ये सभी मामले 2010 से 2011 के बीच के हैं। 2011 के कीनन और रुबेन हत्याकांड के 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। 20 अक्टूबर 2011 में अंधेरी पश्चिम के अंबोली में महिला मित्रों से छेड़छाड़ का विरोध करने पर इनकी हत्या कर दी गई थी। शेयर बाजार में गुरुवार को बढ़त रही। सेंसेक्स 160 अंक ऊपर चढ़कर 22,262 पर बंद हुआ। निफ्टी 29 अंक बढ़कर 7,735 पर बंद हुआ। अमेरिका में ओहियो के गवर्नर जॉन कैसिच ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की होड़ से अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने का फैसला किया है। चीन ने बुधवार को दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में सालाना युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस दौरान चीन ने अत्याधुनिक युद्धपोत और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में युद्ध अपराध के दोषी जमात इस्लामी नेता मोतिउर रहमान की मौत की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट में निजामी की ये आखिरी अपील थी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल का आईएस आतंकी नील प्रकाश इराक में मारा गया है। बताया जाता है कि नील ऑस्ट्रिया में आईएस के लिए भर्ती का काम देखता था।